गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। आपको आज ये समझना है कि जो अर्थ है, अर्थ भी अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे है, इसके बारे में ही आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो आप जानते हो उसकी बात करते हैं। अब आपको ये मालूम है कि जब हम कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं, तो आपको मालूम है कि जब भी कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं तो इट विल बी ऑलवेज pointing in north and south direction, जिससे कि हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। जिधर मैग्नेट का नॉर्थ इंडिकेट कर रहा होगा वो हमारा ज्योग्राफिकल अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, यह अर्थ है। अब अर्थ पे मैंने एक मैग्नेट ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो यदि ये वाला नॉर्थ इधर दिखा रहा है तो इसका ये वाला रीजन जो होगा वो नॉर्थ होगा और नीचे वाला जो होगा वो साउथ होगा। ये आप इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे तो कहीं पे भी हमें डायरेक्शन मालूम करना है, यदि मैं एक भी डायरेक्शन मालूम चल गया तो और 3 डायरेक्शन अपने आप मालूम चल जाएगा। यदि आप एक मैग्नेट को रखते हो और मैग्नेट का जो नॉर्थ जिस तरफ इंडिकेट कर रहा होगा हम उसे ज्योग्राफिकल अर्थ कंसीडर करते हैं या नहीं, ये बात है। अब सवाल ये होता है कि ऐसा होता क्यों है। अब इस बात को समझिए, जो अर्थ है, जैसे मैंने आपको कहा कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट, अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ह्यूज मैग्नेट, एज ह्यूज मैग्नेट। अपने आप ही ये एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है आपको ये समझना है। देखिए एक बात समझिए, आपको मालूम है कि अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर में, सेंटर का जो रीजन होता है उसे हम कोर कहते हैं। और कोर के अंदर जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से, ये सरफेस है, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो अर्थ में टेम्परेचर बढ़ता है, और सेंटर जो कोर है, ठीक है, वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और कोर के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है वो है लिक्विड आयरन। क्या है? लिक्विड आयरन। क्योंकि आयरन हैवियर होता है इसीलिए वो नीचे जम जाता है। जो पार्टिकल हैवियर होंगे वो हमेशा देखना नीचे की तरफ होते हैं। तो अर्थ में आयरन एक हैवियर एलिमेंट है, इसीलिए वो कोर पे प्रेजेंट है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण वो आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। अब दूसरी बात समझिए, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो अर्थ है, अर्थ उसके सेंटर में जो कोर मटेरियल है वो लिक्विड आयरन है। अब आपको मालूम है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, ये मान लीजिए अर्थ का एक्सिस है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन शो कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेशन शो कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन शो कर रहा है। तो ये घूम रहा है। अब घूम रहा है तो इस कारण से ये एक ऑब्लिकली इस तरह से एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब जो लिक्विड आयरन है वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है वहाँ पर। अब ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये आयंस भी इस तरीके से कॉन्टीन्यूअस रोटेट कर रहे हैं या नहीं, तो वो कॉन्टीन्यूअस रोटेट कर रहे होंगे। तो ये कॉन्टीन्यूअस रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जब वो कॉन्टीन्यूअस रोटेट करेंगे इसका मतलब हुआ कि आयंस आर मूविंग in a particular direction. So if the ions are moving in a particular direction, the flow of ion
फ्लो ऑफ आयन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करेंट। उसे हम क्या कहते हैं? करंट। तो मतलब अर्थ के अंदर करंट का फ्लो है, और आपको मालूम है कि किसी चीज़ में यदि करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा। तो अर्थ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, तो अर्थ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो अर्थ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है, इसमें जो नीचे वाला रीजन होता है वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है और ऊपर वाला साउथ की तरफ। मतलब जो अर्थ का मैग्नेट है, जो अर्थ मैग्नेट है, तो अर्थ मैग्नेट में जो अपर साइड वो साउथ की तरफ बिहेव करता है, और जो लोअर साइड है वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकल के और साउथ में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जो करंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब आपने कोई एक मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया, तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक पोल बताया था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक पोल में मैंने आपको समझाया था कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट पोल्स होते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो आपका मैग्नेट का ये नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और जो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ है इट विल बी अट्रैक्टिंग द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ होता है वो अर्थ मैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये जो एक्सिस का ये वाला रीजन है ये तो नॉर्थ हो गया इस साइड, तो ये कहलाता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये वाला एक्सिस जो है वो है ज्योग्राफिकल साउथ, जो कि अर्थ मैग्नेट का जस्ट अपोजिट होता है या नहीं होता है। और इसीलिए जब भी आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अर्थ के ऊपर रखेंगे तो उसका जो नॉर्थ होगा दैट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। सो द नॉर्थ विल बी शोइंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ, द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट साउथ विल बी शोइंग द ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, आप देखो तो जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है दैट डू नॉट लाइज ओवर अर्थ एक्सिस। जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है वो अर्थ एक्सिस पे लाइज नहीं करता है। इनके बीच में इन अर्थ एक्सिस और अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस जो है उन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है ये 15 डिग्री का है, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ डीप कहते हैं, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डीप कहने का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ डीप कहने का मतलब ये हुआ द एंगल विच इज़ इंस्क्राइब्ड बाय बिटवीन द अर्थ एक्सिस एंड अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीप। एंड एंगल ऑफ डीप जो होता है दैट इज़ 15 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज inclined to an angle of 15 degree with its geographical axis or not। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को देखने के बाद हम कह सकते हैं द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस और फील्ड इज inclined to an angle 15 degree to the geographical axis, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 15 डिग्री का एंगल बनता है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो अब एक देखो यहाँ पर ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है आयन के फ्लो के कारण कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सो दिस इज हाउ द अर्थ बिहेव एज मैग्नेट। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं तो जो अर्थ मैग्नेटिज्म अकर्स is due to the magnetic effect of current, and this current is flowing into the liquid core of the earth। ठीक है, ये कहाँ होता है? लिक्विड कोर ऑफ द अर्थ। लिक्विड कोर जो कोर एरिया है अर्थ का, दैट बिहेव एज ए ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट बिहेव एज ए व्हाट? ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। नेक्स्ट किस चीज़ की बात करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे एक बात समझिए, एक बात मैंने आपको बार बार कहा है कि जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास करते हैं तो इट ऑलवेज गिव राइज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और नॉट। वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है? ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, दिस इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। दिस इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो जहाँ जिस एरिया तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहे होंगे वहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस चीज़ को, और आपको मालूम है कि मैकेनिकल जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उन्हें मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो मैकेनिकल फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, और मैकेनिकल फोर्सेस जो होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मोशन और नॉट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मोशन। ये किस चीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मोशन। तो अब हम ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखेंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू एक करंट को हम पास करते हैं, किसी कंडक्टर के थ्रू जब हम करंट को पास करते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि मैकेनिकल फोर्सेस हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग मोशन। अब इस चीज़ को कैसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे? इसमें एक आप कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्विच। किस चीज़ से? सॉरी, अटैच विद द, पहले बैटरी से हम अटैच करेंगे, बैटरी, इसमें हमने एक स्विच लगा दिया, फिर इसको बैटरी लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ ये हमने सेटअप ले लिया, इसके बगल में हमने एक मैग्नेटिक निडल ले लिया। अब मैग्नेटिक निडल में मान लीजिए ये जो एरो होता है वो नॉर्थ को शो कर रहा होता है, ये साउथ को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम कोई करंट अभी पास नहीं कर रहे हैं, ये स्विच ऑफ है अभी मान लीजिए। तो ये जो आपका मैग्नेटिक निडल है, ये जो आपका मैग्नेटिक निडल है, इसमें ये जो एरो है वो ऊपर के साइड रहेगा, क्योंकि
यहाँ ऊपर की साइड नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दिखा रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से पास होगा। तो आपको मालूम है कि जब भी करंट पास होता है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। और ये मैकेनिकल जैसे ही आप करंट पास करोगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नेटिक निडल जो है वो फ्लक्चुएट करने लगा, वो हिलने लगा। तो वो हिलने लगा तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी तो उसमें मोशन हो रहा है। अब जैसे ही आप करंट बंद करोगे ये अपनी जगह पे आकर स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही करंट पास करोगे ये फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा अपने पोजीशन पे, ये फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि जब हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो मैकेनिकल फोर्स हैं विच कैन ब्रिंग मोशन इनटू द मैग्नेटिक नीडल और नॉट। तो इस कारण से यहाँ पर मोशन क्रिएट होता है। सो द डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन कॉज हुआ है, डिफ्लेक्शन कॉज्ड इन मैग्नेटिक निडल, इन मैग्नेटिक निडल बाय द करंट, जब आप करंट पास कर रहे थे तब डिफ्लेक्शन हुआ है या उसके बिना हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन डिफ्लेक्शन कॉज्ड इन द मैग्नेटिक निडल बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो इससे is due to magnetic field produced by the conductor or not, produced by the conductor, ठीक है। तो जैसे ही हम एक सेटअप लिए और सेटअप में हमने जैसे ही करंट पास किया तो उसके बगल में रखा हुआ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होने लगा। इसके डिफ्लेक्शन से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जब भी हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब जो नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। जो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न produced by current carrying conductor, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो अलग अलग शेप के होते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। तो उनको जानना है हमें कि ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स जो होते हैं किस शेप में, किस तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप, ठीक है। तो इसमें 3 शेप के बारे में आपको स्टडी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इसमें 3 चीज़ें आपको, 2 चीज़ें कम से कम याद होनी चाहिए। एक, जो 3 शेप होंगे उन तीनों शेप में आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने आने चाहिए। पहली बात क्या आने चाहिए, जो 3 डिफरेंट शेप्स हैं कंडक्टर के, उन तीनों में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। और दूसरा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनसे वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, मैंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होंगे वो डिफरेंट शेप के होंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट ए स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा, ए सर्कुलर
coil, and the third one is solenoid. solenoid. तो ये 3 शेप है, इनके बारे में हम लोग बात। तो हम सोलेनॉइड की बात करें तो 3 तरह के शेप हो गए, एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक सर्कुलर कॉइल और दूसरा सोलेनॉइड। ये इनमें जब करंट हम पास करेंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होंगे। तो स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ये सर्कुलर कॉइल करंट, सोलेनॉइड कैरिंग करंट। सबसे पहले जो हमें देखना है वो क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब एक बात समझिए, जैसे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, जब आप करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म के होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म करने का मतलब है एक सेंटर हो और उस पर बहुत सारे जब सर्कल आप ड्रॉ करते हैं तो उन सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें जब हम करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसमें हमने करंट पास कर दिया, ठीक है, करंट पास किया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे वो कुछ इस तरीके का होगा। अब सवाल ये है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं उनका भी कोई डायरेक्शन होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब यदि करंट, मान लिया यहाँ पे जब करंट स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट अपवर्ड था तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो थे, ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब एक कंडक्टर में करंट रिवर्स कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे वो तो कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होंगे, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। वो क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है। तो यदि करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन होंगे दैट इज़ क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक चीज़ और, हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे? तो इसके लिए जो रूल अप्लाई होता है वो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन जो मैंने रख रखा है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहे होंगे उस डायरेक्शन में आपको थंब को पॉइंट करना है, और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां फोल्ड हो रही होंगी, ये जो उंगलियां फोल्ड होती हैं, तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड हो रही होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो यदि करंट अपवर्ड है तो उंगलियां जो फोल्ड हो रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल वी हैव टू प्लेस द थंब ऑफ राइट हैंड in the direction of the current and the direction in which the other fingers are rotating, that will be the direction of magnetic line of forces। तो ये चीज़ होता है और इस तरीके से हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात होती है
कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो जो स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a straight conductor depends on two factors. One is the amount of current. जब हम जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होगा, जितना कम करंट पास करेंगे उतने ही कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा है द डिस्टेंस। दूसरा क्या है? द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब यह है जितना दूर आप जाएंगे स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी, जितना नज़दीक आप रहेंगे स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो जितनी कम दूरी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा दूर उतना कम स्ट्रेंथ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ के डिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो दीज आर द टू फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्ट जो करंट होता है उसमें आपको ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके ड्रॉ करना, और दूसरा उस कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप अब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। यदि डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर समझने वाला है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्चुअल आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे या ड्रॉ करने आएंगे, वो उसी समय होगा जब आप उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मेरे से पूछें इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू।